राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। कल साहब ब्रजभूषण शरण सिंह को राउदेवनी कोर्ट में बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब इस पे विनेश फोगाट की प्रतिक्रिया तो आनी ही थी और ये हमें पहले से पता था कि ये क्या प्रतिक्रिया देगी। उनका आरआर चालू है। आरआर का मतलब आप समझते हैं, फुल फॉर्म। उनका एक एक्स का एक उन्होंने जो ट्वीट किया है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। बात तो सही है सर, ये तो मानना पड़ेगा कि इतने घिनौने, घटिया और झूठे आरोप कोई आम आदमी तो नहीं लगा सकता। इतने गंदे घिनौने आरोप लगाने के लिए हिम्मत तो जुटानी पड़ी होगी और वाकई हिम्मत जुटानी पड़ी थी। 4 महीने लग गए थे। 19 जनवरी 2023 को, 18 जनवरी को शायद इन्होंने पहला धरना दिया था। 18 जनवरी को आरोप लगाए थे जॉन सॉसन के। पर उस वक्त जब पत्रकारों ने पूछा था कि आपका हुआ जॉन सॉसन, बोला ना ना मारा नहीं हुआ, मारा कौन कर देगा, हम तो पहलवान हैं। फिर किसका होया? ये लोग जो पीछे बैठी है इनका होया। तो पीछे भी सारी नेशनल चैंपियन, इंटरनेशनल पहलवान बैठी हुई थी, जूनियर। वो सारे एक दूसरे को देख के तेरा होया, बोला ना मेरा डा होया, इसका होया, किसी का नहीं होया। सब पीछे तो उठ के भाग गए। फिर अब तहलका मच गया। बोले अब ब्रजभूषण को अरेस्ट करो। तो हमने कहा भाई किस बात पे? तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तुम्हारे धरने पे ब्रजभूषण को अरेस्ट कर लेंगे, एफआईआर करानी पड़ेगी, कानूनी कार्रवाई होगी। तो इनको कानूनी कार्रवाई करने में 4 महीने लग गए। अब कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने बाद इन्होंने ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर कराई। 3 महीने क्यों लग गए भाई एफआईआर कराने में? उसी दिन, वहीं जब आरोप लगाए थे ना, उसके 1 घंटे बाद जाके क्यों नहीं करा दी एफआईआर? एक्यूज कंप्लेनेंट ही नहीं थी भाई। महाराज जॉन सस्सो या किसका, वो किसका ढूंढने में इनको 3 महीने लगे। तो 3 इनने वो महादेव एकेडमी की 3 लड़कियां पकड़ी हैं और 3 खुद हुई, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट और विनेश फोगाट। तो अपना मेरा यौन शोषण हुआ और एक 70 साल के आदमी ने किया, ये आरोप लगाने के लिए सब हिम्मत तो वाकई चाहिए, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। ये कहना कि मेरा पार्टनर मुझे लेके गया, वो बाहर बैठा रहा और मैं अंदर ऑफिस में थी, अपना जॉन सॉसन करवा रही थी, फिर मुझे गश आ गई, मैं बेहोश हो गई, फिर मैं होटल चली गई। अगले दिन मेरा पार्टनर फिर मुझे लेके फिर वहीं पे आया, उसी कमरे में खुद लेके आया, खुद बाहर बैठा रहा, मैं फिर जॉन सॉसन कराया मैंने। वो हमारे देश में कुछ लोग, कुछ वर्ग हैं ऐसे जो अपने घर की औरतों को वाकई लेके जाते हैं और बाहर बैठे रहते हैं, अपनी ही बहू बेटियों की नथ उतरवाते हैं ऐसे लोग। कोई नई बात नहीं है ये। तो विनेश फोगाट का पार्टनर बाहर बैठा रहा और ये 2 बार गई। ये आरोप लगाने के लिए हिम्मत तो चाहिए साहब। मैं और आप तो नहीं लगा सकते। आप बता दो कौन कह देगा जी हाँ भाई मेरी बीवी का जॉन शोषण किया? अच्छा भाई, जब पहले दिन करे तो दूसरे दिन तू क्यों ले गया? है कैरियर के लिए कंप्रोमाइज, मेरा कैरियर बिगाड़ देता। अच्छा एक बात बताओ,
इंटरनेशनल ओलंपियन का करियर कोई डब्ल्यूएफआई का प्रेसिडेंट कैसे बिगाड़ देगा, बताना जरा। हीमोग्लोबिन उसका कम कर देगा। ये जब ये कुश्ती लड़ रही होगी तो पीछे से कमर पकड़ लेगा। आप बताओ। कैरियर बचाने के लिए कंप्रोमाइज तो करने पड़ते हैं। तो हम ये क्यों ना माने कि ये जो झूठे आरोप थे ये भी कैरियर बचाने के लिए ही थे। जी हां, बिल्कुल थे। नेशनल लेवल पे ऐसी जूनियर बच्चियां तैयार हो गई थी जो गर्दन पे गोड्डा रख रही थी, हरा देती। इब के नहीं हराई, तब भी थी। तो ट्रायल देनी पड़ेगी, हमने भी ट्रायल देनी पड़ेगी। अब हम ट्रायल देके एशियन गेम्स लड़ने जाएंगे, इसी की तो लड़ाई थी पूरी। और सिर्फ ट्रायल से बचने के लिए अपने ऊपर झूठे यौन शोषण का आरोप लगा देना है तो भाई वाकई हिम्मत का काम मानना पड़ेगा। और अपने नहीं, अपनी बहन को भी राठी साहब अपनी घराड़ी को के ऊपर पॉइंट गिनवा रहे थे। बजरंग पूनिया ने अपनी घराड़ी उतार दी, संगीता फोगाट पूनिया जी। मारली का भी जौन शोषण होया है जी। हाँ, सामने न्यू करो फिर। जौन शोषण होया है तो जो हमने प्रेसिडेंट बना दो कुश्ती संघ का। अब कुश्ती संघ पे अपना आदमी बिठा, अच्छा, कुश्ती संघ पे ये कब्जा कर लेते तो इनको हासिल क्या होना था? वही जो एडॉक कमेटी के दौरान हुआ। जब एडॉक कमेटी ने एशियन गेम्स की ट्रायल कराई तो वहां पे नेपोटिज्म का नंगा नाच हुआ। विनेश फोगाट दो दो वजनों में कुश्ती लड़ी। पूल ऐसे डाले गए कि एक तरफ अकेली विनेश फोगाट थी, बाकी सारी अच्छी लड़कियां दूसरे पूल में थी। पहले तो दो वजनों में ट्रायल लेना यही नियमों के खिलाफ था। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि एडॉक कमेटी अपने बाप की सरकार थी जी। अपने बाप की सरकार इसीलिए चाहिए थी ना, फेडरेशन पे कब्जा इसीलिए तो चाहिए था। अच्छा एक मिनट, करियर तो इनका तभी खत्म हो गया था। साक्षी तो रिटायर हो ही चुकी थी। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अपने करियर के आखिरी दौर में चल रहे थे। तो इनको था कि किसी तरह 4 साल और निकल जाए, एक ओलंपिक और लड़ ले। पर अगर अब किसी भी बड़े टूर्नामेंट में लड़ना होगा तो ट्रायल देनी होगी। अच्छा, ट्रायल में होता क्या है जी कि मान लो ट्रायल चल रही है तो एक दिन में 3-4 कुश्ती आ जाती है। अब जो सीनियर पहलवान होता है ना, अगर तो पूरी तरह फिट है तब तो लड़ेगा सबसे बराबर। अगर फिट नहीं है और या नए बच्चे सामने हैं तो पहली कुश्ती तो अच्छी निकलती है, दूसरी कुश्ती में जीभ बाहर आ जाती है, तीसरी चौथी में तो मैट पर खड़ा नहीं हुआ जाता। तो जो सीनियर पहलवान होता है ना, जो फिटनेस में थोड़ा भी कमजोर हुआ तो उसके दाने मुक जाते हैं पहली कुश्ती के बाद। तो अब इन्होंने शर्त क्या रखी थी कि जी आप न्यू करो, ट्रायल करा लो, जो उस ट्रायल में फर्स्ट आएगा उससे मेरी करा लियो। अगर मैं जीत जाऊंगा तो फिर मैं जाऊंगा। अब अगला तो 4 कुश्ती लड़के फाइनल में आया ना, जीता। अब उससे तेरी कुश्ती कराए, तेरी एक भी नहीं हुई, तू पहली कुश्ती लड़ेगा, उसकी 4 होली। तो डब्ल्यूएफआई ने कहा नहीं भैया, सबको ट्रायल देनी पड़ेगी और सबको नेशनल लड़ना पड़ेगा। जो नेशनल लड़ेगा वही कैंप में आएगा। अब ये जितने खलीफे थे 2-3, हर वजन के 2-3 खलीफे तो होते ही हैं। बड़े तुर्रम खा तोपचंद पहलवान बोला हम भी नेशनल लड़ेंगे, हमको भी नेशनल लड़नी पड़ेगी। तो नेशनल ही लड़ते थे। अब नेशनल में मान लीजिए 4 बच्चों का, एक का गोल्ड, एक का सिल्वर, 2 का ब्रॉन्ज आया।
अब कायदन उनको नेशनल कैंप में जाना चाहिए कि नहीं? वो नेशनल लड़े हैं, नेशनल्स में फर्स्ट आए हैं। अब डब्ल्यूएफआई क्या करे? अब फाई कहती है जी 4 बच्चों का कैंप लगाओ। तो वो जो 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आए उनका लगाएं। बोला जी हम भी हैं 3 खलीफे जो हम नेशनल लड़े ही नहीं थे, हमने भी कैंप में रखो। फिर फेडरेशन जो है साई को तेल लगाती है, जी 2 और सैंक्शन दे दो, या उन जो जो 2 ब्रॉन्ज वाले बच्चे हैं उनको निकाल दो और इन 2 खलीफों को रख लो। फेडरेशन ने पॉलिसी बनाई, ब्रजभूषण ने पॉलिसी बनाई, नो सब लोग नेशनल लड़ेंगे। साल में एक ही बार तो होती है ना सीनियर नेशनल, लड़ो, क्या दिक्कत है? इनको ये मंजूर नहीं था, इसलिए इन्होंने कहा कि ये फेडरेशन ही अपने कब्जे में ले लो। अब ऐसे तो आएगी नहीं, उसके लिए तो चुनाव जीतना पड़ता है, बाकायदा पूरी पॉलिटिक्स है उसमें। उसमें जितनी स्टेट बॉडीज हैं सबके वोट पड़ते हैं, वो तो इनके बस का था नहीं। और उसी चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा और सोनिया गांधी की सरकार में दीपेंद्र हुड्डा, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का बेटा था, उसको हरा के डब्ल्यूएफआई का चुनाव जीता था। तो चुनाव में तो हराना संभव नहीं था। तो महाराज जॉन सस्सन हो गया। बोला फिर ये भी क्या करा, थारा तो जॉन सस्सन हो गया, बोला ये मैंने प्रेसिडेंट बना दो। ये कहने के लिए भैया वाकई हिम्मत तो जुटाने, आम आदमी तो नहीं कह सकता। और फिर अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए ये कहना कि 1000 छोरियों का शोषण कराया है ब्रजभूषण ने, 1000 छोरी का। अब उस 1000 में से तो 999 छोरी हरियाणा की हैं। जिन 1000 छोरियों का ये आरोप लगा रही है ना, 100 में से 95 हरियाणा की होती हैं, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंटों में बाहर जाती हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि 1000 छोरी अगर इंटरनेशनल हुई हैं, सारी ब्रजभूषण की तड़क लेकर के गई हैं। भाई साहब इतना बड़ा आरोप लगाने के लिए और 1000 हरियाणा की बेटियों को लांछित करने के लिए वाकई हिम्मत तो जुटाई होगी, ये तो मानना पड़ेगा। इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए। वो एक फिल्म आई थी, आपको याद है, इंडिसेंट प्रपोजल, डेमी मूर और रॉबर्ट रेडफोर्ड की। उसमें रॉबर्ट रेडफोर्ड एक अरबपति आदमी है जो कि डेमी मूर और उसके पति को बोलता है कि एक रात मेरे साथ बिताओ, $1 मिलियन दूंगा। तो वो पति पत्नी ना परेशान हो जाते हैं, क्या करें। बोले $1 मिलियन मिल जाएगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। तो कई दिन, 2-3 दिन, 4 दिन विचार करते हैं, रात रात भर नींद नहीं आती। फिर ये एक्सेप्ट कर, फिर करते हैं चल यार ले लेते हैं ऑफर, $1 मिलियन मिल जाएगा। तो हस्बैंड अपने पत्नी को रॉबर्ट रेडफोर्ड के पास भेज देता है। फिल्म का नाम है द इंडिसेंट प्रपोजल। हॉलीवुड की बड़ी चर्चित मूवी रही है। तो मैंने कहा यार, ये जिस दिन ये आरोप, भाई इन्होंने 18 जनवरी को यौन शोषण का आरोप लगाया था। 18 जनवरी से लेके अप्रैल तक ये ढूंढते रहे कि कोई लड़की मिल जाए जो आरोप लगा दे। फिर इनको जब नहीं मिली और कायदे से केस नहीं बन रहा था, ब्रजभूषण जी अरेस्ट हो जाएं, ऐसा कोई केस नहीं बन रहा था, तो आखिर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने मिलके प्लानिंग बनाई होगी कि हम ही लोग अपने अपनी अपनी बीवियों का नाम दे देते हैं। तो विनेश फोगाट और विनेश के पति में बात तो हुई होगी ना, ए जी मैं अपना नाम दे दूं। तो उसके पति ने एक बार तो कहा ही होगा, यार घनी बदनामी होगी गांव में, समाज में, कि हमने गोड्डे छिलवाए हैं अपने।
यहां तक पहुंचने के लिए जीवन में हम गोड्डे छिलवा के ओलंपिक गए हैं। इन पति पत्नी में ये बात तो हुई होगी कि नहीं हुई होगी? एक दिन ऐसा भी तो आया होगा जब बजरंग पूनिया ने संगीता फोगाट से कहा होगा, अरे तू बोल देना, मेरा भी जॉन शोषण किया था ब्रजभूषण। तो उस पत्नी ने क्या हुआ, अरे तने शर्म नहीं आती, तेरा डैड, तुझे किस बात की कमी है? साले तेरे घर में फटी बोरी नहीं थी, तू करोड़पति हो रहा है, 20-25-50 करोड़ का आदमी है, तो हिंदुस्तान का इतना बड़ा स्टार है, अब तुझे किस बात की कमी है? तू क्यों मेरा जो है चीर हरण कर रहा है समाज में? मैं क्यों झूठ बोल दूं कि मेरा जौन शोषण होया है? पति पत्नी में बात हुई होगी कि नहीं हुई होगी? आप बताओ। साक्षी मलिक रिटायर हो चुकी थी, उसका हस्बैंड भी टॉप का पहलवान है, इनमें भी बात हुई होगी कि नहीं हुई होगी? चल अच्छा, चलो ये तीनों तो ब्याह थे, इनका तो ब्याह हो गए थे। वो जो बाकी तीन थी महादेव एकेडमी वाली, न्यू बताओ है कि कुछ लाख रुपए में उन्होंने जो है ये आरोप लगाए थे। उनमें से एक लड़की का चाचा, सगा चाचा, ने पहले दिन ही बोल दिया था झूठ बोल रहे हैं, कुछ ना होया। पता है कि उस चाचे को तो अपनी, भाई बाप तो बेशर्म था, उसने तो 10 लाख रुपए लेके अपनी बेटी की इज्जत का सौदा कर लिया। पर उस चाचा ने भी तो, दादा ने भी तो समाज में मुंह दिखाना है, लोग क्या कहेंगे? अगर सचमुच भी ऐसी कोई घटना हो जाए ना, तो भरसक कोशिश की जाती है कि दबा दिया जाए बात को। यहां कुछ हुआ ही नहीं, झूठे आरोप। मारा भी जो, मारी बेटी का भी जौन शोषण होया था। वाह जी वाह, हिम्मत का तो काम है ये तो। इसमें विनेश फोगाट ने बिल्कुल झूठ नहीं बोला कि हमने बड़ी हिम्मत करके आरोप लगाए थे। वाकई भाई, सड़क पर कपड़े उतारने में हिम्मत तो होती है, आम आदमी नहीं उतार सकता। इस तरह सड़क पे झूठे आरोप लगा के समाज में रहना भी है। और फिर इतने प्रतिष्ठित लोग इस लेवल पे गिरे। और हरियाणा का समाज तो बहुत क्लोजली नेट समाज है, खाप व्यवस्था है, गांव की इज्जत का सवाल हो जाता है छोटी सी बात पे। किसी बड़े बुजुर्ग ने नहीं पूछा, अरे तुम कर क्या रहे हो? एक बात बताऊं आपको, मैं, मुझे खुद एक बहुत प्रतिष्ठित कुश्ती कोच हैं, बहुत अच्छा अखाड़ा चलाते हैं, तो जब इन्होंने आरोप लगाए, नहीं पहले दिन जिस दिन धरना था, तो इन्होंने सारे हरियाणा और दिल्ली के अखाड़ों को इनवाइट किया था कि आप भी आओ धरने में। तो बहुत से खिलाड़ी, भाई खिलाड़ियों के इशू उठाए जाएंगे, तो वो गुरुजी चले आए, साथ में एक यूट्यूबर था, मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूं, और आके वो मंच पे बैठ गए, और मंच से साइड में जाके उन्होंने उस यूट्यूबर को, जो उनके साथ गाड़ी में बैठ के आता है, कि इंटरव्यू भी दिया 20-25 मिनट का। फिर वो सारा दिन उस धरने में बैठे रहे। शाम को उठे, उस यूट्यूबर को साइड में बुलाया, बोला वो वीडियो कहाँ है जो तूने बनाई थी? बोले जी ये रही। बोले तुम डिलीट कर। डिलीट करवाई। उन्होंने खुद मुझे फोन करके ये बात बताई है, वीडियो डिलीट कराई। बोले जी क्या बात होगी? बोले साले झूठ बोल रहे, 100% फ्रॉड है, कुछ ना हो ऐसा। तो वो भी तो एक व्यक्ति था जिसको सच बोलने की हिम्मत थी।
बाकी पूरे हरियाणा को एक एक पहलवान को यह पता था, एक एक रेसलिंग कोच को यह पता था, एक एक अखाड़े के उस्ताद को यह पता था कि ये तमाम आरोप झूठ हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती जगत के लिए जो किया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए जो कुछ किया, कुश्ती के लिए जो कुछ किया, वो एक मिसाल है इस देश में। मैं ये कहूंगा कि काश देश की सारी रेसलिंग, सारी फेडरेशन, सारी स्पोर्ट्स फेडरेशन या सारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स इतने ही डेडिकेटेड हो जितने ब्रजभूषण शरण सिंह थे, हैं, आज भी हैं। सबको पता था कि ये कुश्ती को लांछन लगाया जा रहा है, पर कोई माई का लाल अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। इतना बड़ा धृतराष्ट्र बनने के लिए, इतना बड़ा अनाचार, दुराचार, धर्म की और कुश्ती की इस बेइज्जती के लिए, सब कुछ अपनी आंख से देखते हुए भी इस बेइज्जती को, इस अपमान को चुप रह जाना है तो बड़ी हिम्मत का काम। कि इतना बड़ा कुश्ती का चीरहरण हो रहा था और हरियाणा के सभी पहलवान, सभी कोचेस चुप रहे, बल्कि उन अधर्मियों के साथ खड़े हो गए जाके। हिम्मत तो चाहिए साहब, अपनी अंतरात्मा, अपने इस कलेजे से निकलती हुई सच्चाई की आवाज को दबाने के लिए हिम्मत तो चाहिए। और किस बात पे? जरा सी एक टुच्ची सी, अच्छा एक बात बताइए ना, फेडरेशन का प्रेसिडेंट ये है या ये है, क्या फर्क पड़ता है? एक आम रेसलिंग कोच को या अखाड़े के संचालक को या खलीफा को क्या फर्क पड़ता है इस बात से? अच्छा, पिछले 12 साल से, और अब तो 15 हो गए, ब्रजभूषण शरण सिंह और उनकी लॉबी का संचालन है डब्ल्यूएफआई का। वो लोग मिलकर डब्ल्यूएफआई चला रहे हैं। हरियाणा की और इंडिया की कुश्ती कहां से कहां चली गई। देश का पहला ओलंपिक मेडल डब्ल्यूएफआई, इसी ब्रजभूषण शरण सिंह के नेतृत्व में आया। और आज तो ये दशा है कि हमारी अगर कायदे से तैयारी की जाए और ये इस प्रकार की गंदी घटिया हरकतें विनोद फोगाट और बजरंग पूनिया जैसी ना हो, तो आज हिंदुस्तान कम से कम 4 से 5 मेडल हर ओलंपिक में जीतने की क्षमता रखता है। और ये सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ कारण संभव हुआ। इसके बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा के अपना आदमी कुश्ती संघ पे बैठाना, अपनी लॉबी हरियाणा का होना चाहिए, क्योंकि सारे मेडल तो हरियाणा के आते हैं, जाट होना चाहिए, ये यूपी का राजपूत कैसे बैठा हुआ है। इस तुच्छी सोच के कारण ये सब लोग मुंह में दही जमा के बैठे रहे। मैं एक बात बताऊं, पिछले 40 साल से मैं भी रेसलिंग कोच हूं, मैं भी कुश्ती को देख रहा हूं। 40 क्यों, 45 साल से। पहले खुद मैंने भी 5-7 साल पहलवानी करी, फिर रेसलिंग का कोच हुआ, एनआईएस पटियाला में कोच रहा, कोचेस को पढ़ाया, साई का कोच रहा, और आज तक रेसलिंग का ऑब्जर्वर हूं। इतनी भयानक बेईमानी होती थी कि आप सोच नहीं सकते। ऊट पटांग मनमाने वजन लिए जाते थे, जो अपने लोग होते थे उनका वजन होता ही नहीं था। 10-10 किलो ओवरवेट लोगों का नाम लिख लिया जाता था। पूल अपनी मर्जी से पढ़ते थे, अपने अपने पहलवान को एक साइड रखते थे जिसको गोल्ड मेडल जिताना है। फिर मैच फिक्सिंग होती थी, ऑफिशिएटिंग में सरेआम जीतते हुए आदमी को हरवा दिया जाता था, पहलवान को। और जितने पहलवान विदेश भेजे जाते थे उसमें से 90% से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारी पैसा लेते थे। और जितने भी कोचेस टीम के साथ जाते थे और जितने रेफरीज टीम के साथ जाते थे, सब उस जमाने में लाख लाख रुपया दिया करते थे। कब? 80 और 90 के दशक में 10-20 हजार, 50 हजार का रेट होता था। जी मेरा टूर लगवा दो, दे 50 हजार। जी मेरा फर्जी मैंने सर्टिफिकेट बनवाया है, फेडरेशन में वेरिफिकेशन करा दो, दे 20,000। जी मैंने फर्जी सर्टिफिकेट दे दो, दे 20,000। ये था रेसलिंग का हाल।
पिछले 12 साल और 3 साल संजय सिंह के हो गए। इस बार 450 रेसलर्स को सिर्फ ओवर एज होने के कारण सस्पेंड किया है डब्ल्यूएफआई ने। 20-20 साल के जो बुढ़े थे ना, वो 14 साल में लड़ा करते थे, मिनी और जूनियर में, सब जूनियर में। 24-24 साल के लड़के मैंने सब जूनियर में 17 साल में लड़ते देखे हैं। आज कोई लड़के दिखा दे ना। नागालैंड से भी पूरा हरियाणा लड़ रहा है, गुजरात से भी पूरा हरियाणा, गोवा से भी पूरा हरियाणा लड़ रहा है। आज गोवा से गोवा की ओरिजिनल टीम आती है। ये रिफॉर्म्स किए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह ने। और सुनिए, नेशनल कैंपों में सुबह जब कोचेस क्लास लेने आते थे ना, तो शराब के टैंकर बने हुए होते, मुंह से शराब के भभके निकलते थे। नेशनल कैंप की बात बता रहा हूं, और एक आध दो दिन नहीं, 5-10 साल तक का यह सिलसिला चला। अपनी आंख से देखा है मैंने सब, दिल्ली में और पटियाला में। मैं भी प्रोजेक्ट ऑफिसर रहा हूं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, रेसलिंग का। आईजी स्टेडियम में कैंप लगा करते थे। शाम को 5 से 7 ट्रेनिंग होती थी। एक कोच की 6 बजे छुट्टी कर देते थे, जा रहे तू दारू का इंतजाम कर। वो चखना और कैंप, जो पहलवानों की जो डाइट होती थी, उसमें चिकन और मीट और चखना बनवा के, और क्या नाम, दारू का इंतजाम करके रखता था। शाम को 7 बजे मैट से उतरते ही कोचों की दारू पार्टी शुरू हो जाती थी, रात भर चलती थी। 2-2 बजे तक कोचेस दारू पीते थे, सुबह 6 बजे ट्रेनिंग कराते थे। ये था नेशनल कैंपों का हाल। और सुनो, पटियाले में पहलवानों की, नेशनल कैंप के पहलवानों की तलवारें चली हैं, अतड़ियां बाहर आ गई थी, हाथ कट गए। पहलवानों की ऐसी लड़ाइयां हुई हैं नेशनल कैंप में, पटियाला के अंदर। अपनी किसी भी कोच से डिटेल पूछ लेना आप। और हिंदुस्तान के जो सबसे मूर्धन्य पहलवान हुए ना, वो इतना डिसिप्लिन था। नेशनल्स होती, टूर्नामेंट होते थे, गुंडा का ये आलम था कि मैट पे चढ़ जाते थे कुश्ती के दौरान। रेफरी की क्या मजाल कि हमारे पहलवान के खिलाफ पॉइंट दे दो। ऐसी परिस्थितियों में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती के अध्यक्ष पद संभाला था। और सुनिए, उसी कुश्ती जगत में जहां मतलब इतनी अंधेर कर दी थी, आप सोच नहीं सकते। वहां दूध का दूध और पानी का पानी मैट पे होता था। क्या मजाल किसी रेफरी की कि एक पॉइंट की भी गड़बड़ कर दे। और शायद ही आज तक ऐसा कोई टूर्नामेंट हुआ हो जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह जी माइक लेके मंच पे बैठ के कुश्ती का पूरा नियंत्रण न करते रहो। क्या मजाल किसी की कोई बेईमानी हो जाए। अपने बगल में हमेशा एक रेसलिंग का एक्सपर्ट बैठा के रखते थे, पूछते थे इस कुश्ती में क्या हाल है, सही ऑफिशिएटिंग हुई है, गलत तो नहीं हुआ, कोई बेईमानी तो नहीं हुई। और मंच से बोलते थे। क्या उनके रहते क्या मजाल की कोई लड़का मैट पे चढ़ जाए, या हुटिंग हो जाए, या कोई अनावश्यक लोग मैट के इर्द गिर्द आ जाए, या किसी किस्म की वेइंग इन में बेईमानी हो जाए, या पूल डालने में बेईमानी हो जाए, या सिलेक्शन ट्रायल में बेईमानी हो जाए किसी किस्म की। और क्या मजाल किसी बड़े से बड़े गुंडे की, पहलवान की हिम्मत कि चूं करके दिखा दे। मुंह से चूं बोलने की हिम्मत नहीं थी बड़े बड़े खलीफाओं की, तुर्रम खां कोचों की और पहलवानों की, जो अपने आप को खुदा समझते थे ना, उनकी भी। ऐसे आदमी के खिलाफ, बाप की उम्र के आदमी के खिलाफ, जिसने पान के पत्ते की तरह पाल पोस के आपको ओलंपिक चैंपियन बनाया, उसके खिलाफ अपनी बीवी के, अपने खुद के यौन शोषण का आरोप लगाना, अपने बाप के ऊपर। समझ लीजिए, आप सोचिए कि आप सोच के देखिए कि आपकी बहू आपके अपने बाप के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाए, आपकी बेटी आपके ऊपर यौन शोषण का ऐसा आरोप, घिनौना आरोप। इतना बड़ा आरोप लगाने के लिए हिम्मत तो चाहिए साहब, वाकई हिम्मत के बगैर ये काम कैसे हो जाएगा। तो विनेश जी, मैं मानता हूं आपने बहुत हिम्मत करी, पर दुनिया के सामने सच आ गया है। अभी नौटंकी बंद कीजिए। हमें मालूम है आप कितना हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ोगे, लोअर कोर्ट में जो मुकदमा लड़ा है हमें पता है, सबको पता। कल चल जाएगा, आज शाम तक जजमेंट, कल। अभी जजमेंट की कॉपी मिली नहीं है, जजमेंट आएगा। और आपने कौन कौन सी गवाही दी
और उसको कैसे प्रोसिक्यूशन और क्या नाम डिफेंस काउंसिल ने, बचाव पक्ष के वकील ने कैसे आपके झूठ की धज्जियां उड़ाई, कैसे कैसे आपने झूठ बोले थे, झूठे आरोप लगाए थे, और वो कोर्ट में कैसे खारिज हुए, कैसे आपका झूठ पकड़ा गया, इसका एक एक डिटेल दूंगा। पहले तो नाम न लेने की मजबूरियां थी ना, पहले अब पता मुझे सब है, पर पहले बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे। जब तक मुकदमा चल रहा है, आप लोग का नाम लेके आप लोग का पोल खोल संभव नहीं था। मैं भी आज के दिन का इंतजार कर रहा था कि बेटा फैसला आ जाने दो, एक बार जजमेंट की कॉपी हाथ में आ जाने दो। 1000 लड़कियों पे को लांछित करने का आपका जो दुष्कर्म है ना, दुष्कर्म कुश्ती के साथ आपने किया है। ये पोल खोल अभी बस मेरे पास जजमेंट की कॉपी आ जाने दो, फिर बताऊंगा, कल से शुरू करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।